नमस्ते देवियों और सज्जनों। मैं हूं यशवंत कानेटकर और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो ऐसे टर्म्स की जिनके बारे में कई बार कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है। एक टर्म का नाम है डिक्लेरेशन और दूसरे का नाम है डेफिनेशन। अक्सर ये दोनों इंटरचेंजेबली भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि असल में दोनों में फर्क है। जब हम लोग इंट ए कहते हैं तो कई बार सवाल उठता है कि ये डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है। तो ये दोनों के बारे में अंतर क्या है, ये समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। मान लो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं जिसमें मैंने मेन में से दो बार इंक्रीमेंट कॉल किया है और एक बार डिक्रीमेंट ये फंक्शन कॉल किया है। अब मुझे चाहिए ये कि तीनों जगह मेन में, इंक्रीमेंट में और डिक्रीमेंट में एक ही ए का प्रयोग हो। वो अगर मुझे करना है तो हो सकता है कि कोई इंट ए इक्वल टू 10 बाहर तो डिफाइन कर लेगा, पर अगर ये सब फंक्शंस के बाद में किया जाएगा तो क्या मेन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एरर दिखाया जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि जब कंपाइलर कंपाइल करता है प्रोग्राम और मेन में प्रिंटफ ए देखता है तो देखता है कि मेन के अंदर ए डिफाइन किया है क्या? नहीं किया है। मेन के ऊपर डिफाइन किया गया है क्या? नहीं किया गया है। तो तुरंत वो एरर दे देता है कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, जबकि हम लोग तो ए को डिफाइन कर चुके हैं पर वो आखिरी में किया है। इसलिए कंपाइलर को आगाह करने के लिए कि डेफिनेशन ए का अभी आने वाला है, ये बताने के लिए हम मेन के अंदर एक्सटर्न इंट ए का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी ए को अनडिफाइंड वेरिएबल बताया जाएगा। वो अवॉइड करने के लिए भी एक्सटर्न इंट ए दोनों जगह पे करना होगा। अब ये करने के बाद मैं इंट ए इक्वल टू 10 मेन के बाहर लिख सकता हूं। अगर मुझे पूछा जाए कि एक्सटर्न इंट ए और इंट ए में क्या फर्क है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सटर्न इंट ए ये तीनों डिक्लेरेशंस है, जबकि इंट ए इक्वल टू 10 जो किया है वो डेफिनेशन है। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों अलग अलग चीज है। ये फ्लोट, स्क्वायर फ्लोट मान लो मैंने और कोई दूसरे प्रोग्राम में किया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर इस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। जबकि जब मैं बॉडी डिफाइन करता हूं तो वो बन जाएगा डेफिनेशन। तो ये है डिक्लेरेशन, ये है फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में फर्क जरूर है। अब क्या फर्क है? अगर मैं बार बार एक ही चीज को डिक्लेयर करता हूं तो वो एरर नहीं है। इसीलिए मैंने 3 बार एक्सटर्न इंट ए किया तो भी मुझे एरर नहीं मिला। उसी प्रकार फ्लोट, स्क्वायर फ्लोट, सेमीकोलन, ये मैं और 4 बार भी डिक्लेयर कर दूं तो भी एरर नहीं मिलेगा। इसी का मतलब क्या है कि रीडिक्लेरेशन ये एरर नहीं माना जाता है। पर मैं इंट ए इक्वल टू 10 के बाद अगर इंट ए इक्वल टू 20 कर दूं तो वो डेफिनेटली एरर है। क्यों? क्योंकि ए को मैं बार बार डिफाइन नहीं कर सकता हूं, डिक्लेयर भले ही कर लूं। उसी प्रकार ये जो स्क्वायर फंक्शन डिफाइन किया है, ये एक और स्क्वायर फंक्शन में डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन जितने मर्जी मैं रिपीट कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेफिनेशन रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक अहम फर्क हो गया डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में, कि रीडिक्लेरेशन ये चलता है, रीडेफिनेशन बिल्कुल नहीं चलता। दूसरा फर्क यह है कि जब भी मैं कुछ डिफाइन करता हूं तो उसके लिए स्पेस रिजर्व की जाती है, जब मैं कुछ डिक्लेयर करता हूं तो उसके लिए स्पेस नहीं रिजर्व की जाती। जैसे एक्सटर्न इंट ए इस डिक्लेरेशन के बाद कितने बाइट्स रिजर्व होंगे ए के लिए? 0 बाइट्स, क्योंकि ये डिक्लेरेशन है। जब मैं इंट ए इक्वल टू 10 करूंगा उस समय ए के लिए 4 बाइट रिजर्व किए जाएंगे। मतलब डेफिनेशन रिजर्व स्पेस, डिक्लेरेशन डजंट रिजर्व स्पेस। ये दूसरा फर्क हो गया डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में। अब आज समझ सकते हो कि कोई महाभाग ये इंट ए इक्वल टू 10 जो है ये दो फंक्शन के बीच में कर सकता है और कह सकता है कि ये भी तो सारे फंक्शंस के बाहर है। तो ये चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, पर ऐसा अगर मैं करता हूं तो
डिक्रीमेंट के अंदर जो एक्सटर्न इंट है उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक ये डिफाइन हो चुका है। तो मुझे कंपाइलर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि डेफिनेशन आने वाली है, जबकि मेन में और इंक्रीमेंट में दोनों जगह एक्सटर्न इंट लाजमी हो जाएगा। एक और वेरिएशन बताता हूं आपको। मान लो मेन और इंक्रीमेंट के बीच में मान लो मैंने इंट a इक्वल टू 10 किया, तो ये चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि इस समय भी a को कोई फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया, मतलब वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वेरिएबल है। अब इस केस में ये दोनों ही एक्सटर्न इंट a की जरूरत नहीं है, ना ही इंक्रीमेंट में ना ही डिक्रीमेंट में। और आप अब बता सकते हो मुझे कि सबसे बेहतर जगह कौन सी होगी इंट a इक्वल टू 10 करने की? मेन के ऊपर। और मेन के ऊपर अगर मैंने इंट a इक्वल टू 10 कर दिया तो एक्सटर्न इंट a की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का अंतर। एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ऑटो इंट i, ये डेफिनेशन है। रजिस्टर इंट j, ये भी डेफिनेशन है। स्टैटिक इंट k, ये भी डेफिनेशन है। पर एक्सटर्न इंट l ये डेफिनेशन नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। तो एक्सटर्न कीवर्ड द्वारा डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल। बाकी तीन जो स्टोरेज क्लासेस है, ऑटो, रजिस्टर और स्टैटिक, उनके द्वारा वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। अगर मैं इंट i कहूं और आपको पूछूं कि i का स्टोरेज क्लास क्या है, तो जल्दबाजी में आप शायद ये गलती कर सकते हो। आप बोलोगे कि ये ऑटो इंट i है, मतलब इस वेरिएबल का स्टोरेज क्लास है ऑटो। अब जरूर मैं बता सकता हूं कि ऑटो स्टोरेज क्लास है, पर सिर्फ इंट i बोलूंगा तो हो सकता है इंट i बाहर भी हो। तो पहले केस में तो ऑटो बन गया, दूसरे केस में वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास बन गया। मतलब जब तक आप पूरा प्रोग्राम नहीं देखते तो इस पर टिप्पणी मत करिए कि ये वेरिएबल का स्टोरेज क्लास क्या है। पूरा प्रोग्राम देख लीजिए, फिर आप भले ही कह सकते हो कि हाँ ये ऑटोमेटिक है या एक्सटर्नल है। जहां भी i को डिफाइन किया है उस हिसाब से आप उसका स्टोरेज क्लास तय कर सकते हो। धन्यवाद और गुड बाय।